चलिए, हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत फेवरेट टॉपिक है सभी एग्जाम्स का, खासकर यूपी में, है ना। जैसे हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, है ना, या हम बात करें यूपी पीएससी की, तो इसमें है ना, जिसमें यूपी पीएससी में यूपी पीसीएस और इसके अलावा यूपी आरओ एआरओ, है ना, और इसके अलावा जैसे यूपी एपीओ, है ना, ये सारे एग्जाम्स जो हैं इनमें, और साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी से होने वाले जितने भी लगभग एग्जाम हैं, सब में एक बहुत ज्वलंत टॉपिक हुआ करता है गवर्नर जनरल और उनके द्वारा किए गए कार्य। तो आज का जो क्लास है, आज का ये जो सेशन है, बेसिकली हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखेंगे गवर्नर जनरल, लाइक हम स्टार्ट करेंगे जो स्टार्टिंग गवर्नर जनरल की रही है, और हम आज़ादी तक की बात करेंगे कि हमारे पास कितने गवर्नर जनरल मतलब भारत के जिन्होंने राज्य किया। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल हम बात करेंगे 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन केवल बंगाल पर था, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1757 से 1760 के बीच में बनाया गया, और फिर इसे दोबारा एक दूसरे टर्म में मिला, तो ये 1765 से 1767 के बीच में इसने गवर्नर जनरल का पद संभाला। दो प्रमुख कार्य किए इसने। पहली बात तो इसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की उस समय 1757 और 60 के बीच में, और साथ साथ जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, है ना, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम जो था, है ना, उसके साथ इसने, जो कि दिल्ली का बादशाह था उस समय, तो उसके साथ इन्होंने इलाहाबाद की प्रथम संधि की। ये दो प्रमुख कार्य इनके देखे जाते हैं। फिर बात आती है कंपनी के शासन की। इसी बीच में कंपनी का शासन स्टेब्लिश हो जाता है, और उसके अधीन जो गवर्नर जनरल होते हैं, बेसिकली वो बंगाल और प्लस, ठीक है, बंगाल की बात करें हम, उसके बाद उड़ीसा का कुछ क्षेत्र हुआ करता था, है ना, इन सब क्षेत्रों में मद्रास और बम्बई, यहाँ पे जो क्षेत्र थे, इन सबको मिला के जो है वो कंपनी शासन करने लगी, और बंगाल में जो गवर्नर जनरल होता था उनको कंपनी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे उसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल 1773 में, आपको याद होगा, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल से, लाइक वो कंपनी का गवर्नर जनरल बना। और इसके समय में जो प्रमुख कार्य किए गए उसमें सबसे पहले हम कहें कि राजकीय कोषागार जो है वो मुर्शिदाबाद हुआ करता था, उसे कोलकाता लाया गया। 1772 में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई, है ना। 81 में कोलकाता में एक मदरसा बनाया गया। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो भी कुछ इसी के काल में था। BOR जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो की स्थापना की गई, वो भी इसी के काल में की गई। मुगल सम्राट को उस समय पेंशनर बना दिया गया, और उन्हें 26,000 रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाती थी, लेकिन इसने जो है उसे बंद करा दिया। 74 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि कोलकाता में था। एक प्रमुख कार्य ये आता है कि बंगाली ब्राह्मण जो था उस समय नंद कुमार, उस पर एक झूठे मुकदमे के आरोप लगा के उसे फांसी की सजा दिलाई थी, और इसी के काल में दिलाई गई। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध इसी के काल में हुआ, 1775 से 82 के बीच में, और आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में भी इसी के काल में हुआ। चलते हैं कार्नवालिस की तरफ। तो कार्नवालिस का दो टर्म रहा है, 1786 से 93, और उसके बाद 1805 ईस्वी। न्यायिक शक्तियों का पृथककरण किया, है ना, न्यायिक और यहाँ पे ये होगा न्यायिक और प्रशासनिक, ठीक है। इसने क्या किया, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों का पृथककरण किया, इसे आप लिख लीजिएगा। और इसने एक काम ये किया कि जितने जिले के अधिकार थे वो एक कलेक्टर को दे दिए, ठीक है। जैसे आजकल IAS ऑफिसर्स होते हैं, उस समय ICS, हालांकि इस समय तक ICS का जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उस समय जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो कलेक्टर बोला जाता था। आज भी आप देखेंगे कि
आईएएस को कलेक्टर ही कहा जाता है दूसरे भाषा में, है ना, वो हमारे माइंड में है कहीं ना कहीं। 4 भ्रमणशील अदालतें बनाई गई, जिसमें 3 बंगाल में थी, 1 बिहार में थी। 1793 में कार्नवालिस कोड लाया गया, और इसके समय में एक बहुत बड़ी बात कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। इसे स्थायी बंदोबस्त का जनक और साथ साथ भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। पुलिस के कर्मचारियों को यहाँ से वेतन देने की वेतन देने की बात होने लगी, और उनके वेतन को बढ़ाया गया। साथ साथ पुलिस की जमींदारी, जो जमींदारों को थोड़े पुलिस अधिकार मिलते थे, उनकी समाप्ति कर दी गई। थाने में दरोगा थाने की स्थापना की गई, और उसके बाद दरोगा को इसको इंचार्ज बना दिया गया, जो कि आज तक लागू है। तो इसलिए ये सवाल यहाँ से बनते हैं सीधे सीधे। जॉन शोर, इसने कुछ खास नहीं किया, सीधे इसने एक नीति अपनाई, हस्तक्षेप नीति, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, और इस तरीके से उसने पूर्ण निष्क्रियता की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, चतुराई से ये काम किया कि उसने बहुत ज्यादा खींचतान नहीं की, जो चल रहा था वैसा चलने दिया, और चुपचाप कोई हस्तक्षेप ना करते हुए निष्क्रियता बनाए रखी। लॉर्ड वेलजली की बात आती है तो सहायक संधि या सहायक प्रणाली के जनक माने जाते हैं। क्रम ये पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, मतलब हम मराठा की बात करें, पेशवा, बरार एवं भोसले, और उसके बाद सिंधिया। तो सबसे पहला जो है वो हैदराबाद है ना, और उसके बाद अंत में जो है सिंधिया। ये क्रम पूछा जाता है अक्सर कि सहायक प्रणाली में सबसे पहले अधिग्रहित कौन सा किया गया, तो हैदराबाद किया गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय में हुआ। साथ साथ कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई। एक नाम आता है सर जॉर्ज बार्लो, कुछ खास नहीं, इसके समय में सिर्फ इसलिए याद रखा जाता है, हालांकि ये ना भी याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किया गया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करेंगे। दो लॉर्ड मिंटो नाम से 2 लोग थे, तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो थे 1807 से 13 के बीच में। 2 प्रमुख कार्य, एक तो 1813 का चार्टर एक्ट इनके ही काल में आया था, दूसरा इलाहाबाद की संधि जो है वो 25 अप्रैल अमृतसर की संधि, माफ कीजिएगा, अमृतसर की संधि जो है वो इनके ही समय में हुई थी, 25 अप्रैल 1809। बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। यहाँ आप ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग लोग थे, है ना, ये दोनों अलग अलग लोग थे, ये बात ध्यान रखेंगे पहले, कई बार कंफ्यूजन होती है। इनका टर्म है 1813 और 1823। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आगे बात करेंगे। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 और सुगौली की संधि की गई, जिससे इसका अंत हुआ। मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त किया गया, पिंडारियों का दमन किया गया, प्रेस के प्रति उदार रवैया अपनाया गया इन्हीं के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। एमहर्स्ट 23 से 28 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ, ठीक है, एंग्लो बर्मन युद्ध हो जाता है, ठीक है, 1824 से 1826 के बीच में हुआ। ठीक है, 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ, आपको याद होगा बैरकपुर विद्रोह। ठीक, फिर उसके बाद अंग्रेज एवं बर्मा के बीच, नॉट वर्मा, बर्मा, बर्मा जो कि आज का म्यांमार है, इनके बीच बोर्डो की संधि 1826 में की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35, इनके समय में काफी काम किए गए। ये अब इस समय की कंडीशन ये थी कि आपको याद होगा कि 1828 में जो है, उसके बाद 1833 में एक चार्टर आया था। तो चार्टर एक्ट के तहत 1833 के तहत ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। पूरे भारत की बात होने लगी अब यहाँ पे। 29 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। 1830 में ठगी प्रथा का समाप्त किया। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी सहायता से, तो कर्नल स्लीमन याद रखिएगा। ठीक है, साथ साथ 1835 में मेडिकल कॉलेज बना कोलकाता में। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। शिक्षा के संबंध में आंध्र प्राचीन विवाद जो था, ये एंग्लो और जो है एंग्लो एंसेंट आई थिंक बोलते थे इसको। ठीक है, प्राचीन भाषा और प्राचीन शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, इनके बीच में जो विवाद था, ये इन्हीं के काल में हुआ था। तो फिर बात आती है मेटाकाफ। एक काम के लिए याद रखा जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में, 35 से 36 एक ही साल थे ये। फिर बात आती है लॉर्ड ऑकलैंड की,
1931 से 42 के बीच में इन्होंने क्या किया कि जीटी रोड, जो कि उस समय भी और शायद अब नहीं, अब तो नहीं रह गई, बट उस समय भारत की सबसे लंबी रोड हुआ करती थी, ठीक है। इस आपने पढ़ा होगा एंसेंट हिस्ट्री हिस्ट्री में उत्तरापथ और दक्षिणापथ, तो ये उत्तरापथ वाला मामला ही है, ठीक है। इसी को बाद में शेरशाह ने जीटी रोड बनवाया, फिर उसके बाद नाम बदलते गए और फिर इन्होंने क्या किया, उसी की मरम्मत कराई कोलकाता से जीटी रोड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में इनके काल में। अगला नाम आता है लॉर्ड एलनबरो का। कुछ खास नहीं, एक नाम के लिए, एक काम के लिए याद रखा था, दास दास प्रथा का उन्मूलन, और दूसरी बात ये है कि सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में इन्हीं के काल में विलय हो गया था। 42 से 44 तक इनका टाइम लाइन था। बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। 44 से 48 4 सालों का टर्म था इनका। नरबली प्रथा का अंत किया गया, मतलब सीधे सीधे जो आदमियों की बलि दी जाती थी, बच्चों की बलि दी जाती, तो उसको जो है खत्म किया इन्होंने। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 के बीच में इनके काल में हुआ। बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। 1848 और 56 के बीच में काफी काम इनके बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें, पंजाब के विलय की बात करें, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें, या 1850 के सिक्किम विलय की बात करें, तो ये सारे काम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के काम हुए। इनको जाना जाता है ववगत के सिद्धांत के कारण, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब दत्तक प्रथा का युग है कि दत्तक प्रथा जो हुआ करती थी हिंदुस्तान में, कि जैसे मान लीजिए किसी राजा का कोई सगा लड़का नहीं, तो बाद में दत्तक पुत्र ले सकता, तो उसने क्या किया, उनको हड़पने का कार्यक्रम, लाइक उसके हड़पने के लिए एक सिद्धांत बनाया, जिसे ववगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्रम पूछा जाता है। 1848 में सतारा, 49 में जो है जैतपुर और संबलपुर, 50 में बघाट उदयपुर, 52 में झांसी, 53 में और नागपुर 54 में किया गया। झांसी वाला जो झांसी की जो का ये जो युद्ध मिलता है ना, वो इन्हीं के काल में कह सकते हैं आप, झांसी की लड़ाई जो है इन्हीं काल में हुई। वुड डिस्पैच, जिसका संबंध शिक्षा से था, इन्हीं के काल में लागू किया गया। भारत में पहली बार रेल आई 1853 में। साल पूछा जाता है, डेट नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। 54 में पोस्ट ऑफिस एक्ट और डाक टिकट का प्रचलन किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे आप पब्लिक डेवलपमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट कह सकते हैं, ठीक। तो पब्लिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी स्थापना की गई। सार्वजनिक विभाग में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई स्वतंत्र विभाग के रूप में। कोलकाता के कोलकाता से लाइक कोलकाता से भारत में तार की सेवा की शुरुआत हुई। तार सेवा आप समझते होंगे ना, जैसे पहले जैसे आज कम्युनिकेशन हम मोबाइल फोन और इंटरनेट पे करते हैं, उस समय तार का प्रचलन हुआ करता था, इंफॉर्मेशन थोड़ी तेजी से पहुंचती थी, तो तार व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। भारत में नागरिक सेवा के लिए जो कम्पिटेटिव एग्जाम की बात हुई, ये इन्हीं के काल में हुई। मतलब आप कह सकते हैं कि IAS IPS, ठीक है, या जो भी आप 23 सर्विसेज की बात करते हैं, सेंट्रल लाइक सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज में कंपटीशन होगा, ये बात इन्होंने ही रखी थी, ये इन्हीं के काल में शुरू हुई। कैनिंग की बात कर लेते हैं 1856 से 62 के बीच में, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, ठीक है। आपको याद होगा कि 1857 में क्रांति हुई और 1858 में जो है वो भारत का अधिग्रहण, यूँ कह सकते हैं कि भारत में जो है ये कहा गया कि अब ये ब्रिटिश संसद के ब्रिटिश संसद के से चलेगी, चार्टर से चलेगी, तो उस समय जो है उसके बाद उसका वायसराय पद हो गया। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो वायसराय हो गए। 57 के विद्रोह इसी के टाइम में हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बम्बई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। 61 में जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, और इन्हीं के समय में विभाग बांटे जाने, या जैसे पोर्टफोलियो बांटा जाता है ना आज के समय में, जैसे नेता लोग पोर्टफोलियो बांट देते हैं कि ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, ये जैसे मंत्री, तो ये इन्हीं के कारण पहली बार। लॉर्ड एल्गिन बहुत बड़ा नाम नहीं मिलता, 1 साल का शासन रहा 62 से 63 के बीच में। वहाबी आंदोलन का दमन किया था, इतना ध्यान रखेंगे आप। बात आती है लॉर्ड लॉरेंस की। 64 से 69 के बीच में बंगाल में अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। आपको याद होगा हस्तक्षेप की नीति किसी और ने भी अपनाई थी, है ना। भारत और यूरोप के मध्य टेलीग्राफ सर्विसेज की
शुरुआत की गई थी, अकाल आयोग का गठन किया गया इनके समय में, है ना। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, साथ साथ एक कृषि विभाग की भी स्थापना की गई। 1872 में प्रथम जनगणना की शुरुआत भी इन्हीं के काल में की गई थी। इसे 1881 से वैसे रेगुलर माना जाता है, लेकिन 1872 में पहली बार शुरू किया गया था। बात आती है लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। 1872 से 76 के बीच में पंजाब में भूभाग आंदोलन इन्हीं के काल में हुआ। फिर सुएज नहर खुल गई तो भारत और ब्रिटिश के बीच में व्यापार में बढ़ोतरी हो गई। जो अफ्रीका घूम के आना पड़ता था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अब जो है सीधे सुएज नहर खुल जाने से हम लोग भूमध्य सागर के बीच में से आ जाते हैं। अगला है लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 के बीच में रिचर्ड स्टेसी की अध्यक्षता में अकाल आयोग इनके समय में भी आया। ठीक है। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी जो है विक्टोरिया, उनको कैसर हिंद की उपाधि दी गई। 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। 78 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आपको लाइक व्यापार शस्त्र रखना है या शस्त्र का व्यापार करना है तो उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य हो गया। सिविल सेवा में एक आयु घटाई गई, 21 से 19 कर दी गई। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय की स्थापना की गई इन्हीं के टाइम में। बात आती है लॉर्ड रिपन की, तो फिर से सिविल सेवा की आयु बढ़ा दी गई, 19 से 21 कर दी गई। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि 21 से 19 की गई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया, साथ साथ नियमित जनगणना जो कि अभी हमने बात की तो स्टार्ट हुई थी 1872 में मेयो के टाइम्स पीरियड से, और अब जो है 1881 में रेगुलर कर दी गई, है ना, नियमित जनगणना। 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित कर दिया गया। इल्बर्ट विधेयक आया और इसी विधेयक के लाइक विरोध में कहा जाता है कि श्वेत विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लॉर्ड डफरिन एक प्रमुख नाम, 1884 से 1888 के बीच में। 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में था। ठीक है। एक डफरिन सिद्धांत बहुत लाइक डफरिन थ्योरी बहुत प्रचलित है। आपको समय मिलेगा तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत पूरा लाइक कांग्रेस का उदय करके चैप्टर है। बंगाल में टेनेसी एक्ट, अवध में टेनेसी एक्ट, पंजाब में टेनेसी एक्ट, ये तीनों जगह टेनेसी एक्ट पारित किया गया। बर्मा को अंतिम रूप से भारत में मिला दिया गया। बर्मा मतलब इस समय की बात करें तो म्यांमार की बात करें। बात आती है लॉर्ड लैंसडाउन की, तो 1889 से 1894 के बीच में जो डूरन रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, उसको इन्हीं काल में निर्धारित किया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में ही लाया गया। आपको पता है 1881 में आई थिंक यहाँ पे है ना, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। कहाँ गया? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1891 में मतलब 10 साल बाद जो है ये दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया लैंसडाउन के काल में। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। 1898 से 1905 बड़ा प्रमुख नाम पड़ जाता है लॉर्ड कर्जन का। मैकडोनाल्ड का अध्यक्षता में अकाल आयोग इसके समय में आया। देखिए अकाल आयोग स्ट्रेची वाला था, है ना, मैकडोनाल्ड वाला था, और इससे पहले भी एक था। तो इन तीनों का ध्यान रखिएगा, कई बार क्रम पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई तथा सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई क्वेटा में। 1904 में एएसआई की स्थापना की गई, है ना, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग भी कहा जाता है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया, और बंगाल का विभाजन 1905 में इसी के काल में हुआ, एक प्रमुख घटना मानी जाती है। लॉर्ड मिंटो की बात करें, क्योंकि लॉर्ड मिंटो सेकंड है, पहला हम पहले पढ़ चुके थे। 1905 से 1910 के बीच में आए, 5 साल का टेन्योर रहा इनका, 5 साल का पीरियड रहा। इसमें दो प्रमुख बातें हैं कि मुस्लिम लीग इन्हीं के समय में एस्टेब्लिश हुई 1906 में। कांग्रेस का सूरत स्प्लिट, ये कांग्रेस का सूरत विभाजन भी इन्हीं के काल में हुआ 1907 में। ठीक है। पार्लियामेंटो अधिनियम जो है वो भी 1909 में इन्हीं के काल में आया। ठीक है। इसे भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहा जाता है ना। फिर लॉर्ड हार्डिंग की बात आई।
लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1910 और 1916 के बीच में करीब 6 साल का उनका टेन्योर रहा। 1911 में जो है वो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ साथ एक काम हुआ कि कोलकाता से राजधानी जो है वो दिल्ली बनाई गई। पहले कोलकाता इन्होंने राजधानी बना रखी थी, उसके बाद जो है 1911 में ये क्वेश्चन पूछा था कि कब किस ईयर में जो है किया गया, ठीक है, या बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, किसके काल में किया गया, तो ऐसे सवाल आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इन्हीं के काल में हुई, आपको पता है 1909 सॉरी 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनाया गया, मतलब जिसे आप वाइस चांसलर बोलते हैं। फिर बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की 1916 से 21 के बीच में, तो 2-3 बड़े काम इन्होंने भी किए। पहली बात तो लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया जहां मुस्लिम लीग के साथ समझौता संपन्न हुआ, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था ये आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कांग्रेस के अध्यक्षता के ऊपर, है ना, पूरी पूरी कांग्रेस के प्रमुख लाइक अधिवेशन और उसके अध्यक्ष, वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। 1916 में पुणे में महाविद्यालय की स्थापना की गई। 17 में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये सारी घटनाएं जो है वो चैम्सफोर्ड के कारण में ही थी, है ना। ध्यान रखिएगा ये 1919 में हुआ था, सॉरी 1919 में हुआ था, ये 1920 में हुआ था, ये भी 1920 के ही आसपास का था, है ना। लॉर्ड रीडिंग 1920 1926 सॉरी 1921 और 26 के बीच में चौरा चौरी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन लिया गया। चौरा चौरी है आज के समय में गोरखपुर में, उस समय भी गोरखपुर में ही था जो कि पड़ता है यूपी में, है ना। और इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था लोग, लाइक कुछ गुस्साए क्रांतिकारियों ने। फिर गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1920 में स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 1 अगस्त 1920। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। 1920 में एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। और खास बात यह है कि 17 अक्टूबर 1920 में इसको गठन किया गया था ताशकंद में, ठीक है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1930, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसी क्रम में देखा जाए तो जतिन दास नाम से एक क्रांतिकारी थे। 64 दिन बाद उनकी भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई थी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, है ना, रावी नदी के तट पर जो भी है, ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर सविनय अवज्ञा की बात करेंगे। सविनय अवज्ञा की शुरुआत इनके समय में हुई। फिर प्रथम गोलमेज आंदोलन 1930 में 12 नवंबर को इन्हीं के काल में आयोजित किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करेंगे। 1921 से 1936 के बीच में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, या यूं कहें द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके समय में शुरू हुआ 1932 में। 16 अगस्त 1932 में मैकडोनल्ड रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ऐसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है, कई नाम है इसके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। फिर बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं के समय में पास किया गया। कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जो कि 1915 में होता है, इसमें भी लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिनलिथगो ना, काफी फेमस नाम ये भी आ जाता है। 1936 और 1943, आप याद रखिए कि 1935 का अधिनियम आ चुका था, भारत शासन अधिनियम। 1937 में चुनाव कराए गए, है ना। कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभरी, दूसरे नंबर की पार्टी में हम कहें मुस्लिम लीग आ गई थी। 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उसी बीच में 1939 में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन याद रखिएगा, है ना, 1939। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1941 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 8 अगस्त की डेट बड़ी फेमस है, याद रखिएगा इसको। अगस्त महीना वैसे भी, है ना, भारतीय इतिहास के क्रम में बड़ा फेमस है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, 1942, ये भी इसी समय में शुरू हुआ, इन्हीं के काल में शुरू हुआ।
लॉर्ड वोवेल की बात करते हैं 1943 से 47 के बीच में शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौते का आयोजन और उसके बाद जो कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया, ठीक है। फिर इसी बीच में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने यह 19 फरवरी 1947 को कहा कि भारत को स्वतंत्रता दी जा सकती है। तो एक बड़ी बात आती है। अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक, लगभग एक साल से कुछ ही ज्यादा का कार्यकाल रहा होगा इनका। 24 मार्च 1947 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई इनकी, ठीक है। 3 जून 1947 में भारत विभाजन की योजना जो है उन्होंने घोषित कर दी। 4 जुलाई 1947 में जो है ये प्रस्तुत किया गया, मतलब भारत विभाजन योजना, और 18 जुलाई 19 को ब्रिटिश संसद ने इसे पास कर दिया। इसके बाद भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है। तो ये थी पूरी पूरी बात जो कि लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी सारे यूँ कह सकते हैं कि बाकी बाकी सारे वायसराय या गवर्नर जनरल्स के बारे में थी। उम्मीद है ये आपको किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। आप इसे देखते रहिए और सपोर्ट कर सकें तो आप निश्चित रूप से कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपका काम है, तो आप वो करिए। मेरा काम है आपको अच्छी वीडियोस देना, मैं वो देता हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। कोशिश करेंगे कि कांग्रेस सेशन पे, है ना, मुझसे कहा गया है कांग्रेस सेशन पे, तो कांग्रेस सेशन भी इंपॉर्टेंट है, उन पे भी वीडियो बनाए जाएंगे। चलिए अभी के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड टाइम।